Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In the last lecture, we have discussed about the Gauss's theorem statement and also their proof. Its proof. Okay, and now today I will discuss about the applications of Gauss's theorem. But first of all, here we discuss Coulomb's law and Gauss's law. Okay, देखिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपका जो Coulomb's law है वो भी आपके इलेक्ट्रिकल फिनोमेना से रिलेटेड है। सभी प्रॉब्लम्स आप उसी से सॉल्व करते हैं जनरली। यूनिवर्सल लॉ है आपका। सिमिलरली आपने गॉसेस लॉ डिफाइन किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए। अब यदि दोनों लॉ सही है तो एक से दूसरे का डिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे कि गॉसेस लॉ कुलाम्स लॉ को सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स वी हैव डिडक्टर we will deduct the Coulomb's law by the help of Gauss's law. Okay, it's a very important article according to the examiners. Deduction of Coulomb's law from Gauss's law. अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों का ये कहना है कि हम आर्टिकल्स को 2 मिनट में कर देते, 1 मिनट में कर देते। हम भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी टॉपिक की कि हम उसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा और कैसे हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपने कंसीडर किए, कुलाम्स लॉ और गॉसेस लॉ। सबसे पहले बात करते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है? गॉसेस लॉ आप किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन से बाहर आना चाहिए। ठीक है ना? यदि आपका बाहर आ गया तो हर उस सिचुएशन के लिए आपका गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपके लिए आपके पास जो होनी चाहिए वो आपके लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज यदि आप बाहर नहीं निकाल पाते तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपके पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर चलिए, जो कुलाम्स लॉ है वो आपने जो फॉर्म इसकी पढ़ी वो आपने पढ़ी पॉइंट चार्जेस के लिए। तो यहाँ पर सभी चार्जेस के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए आपके पास जो फॉर्म है वो आपको पता है। तो अब कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा? कॉमन कहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर भी आपको जो फोर्स की फॉर्म नोन है वो पॉइंट चार्जेस के लिए नोन है। तो इसे भी हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? पॉइंट चार्जेस के लिए। लग सकता है, सभी जगह लगता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको कुलाम्स लॉ की फॉर्म केवल और केवल यहाँ पर पॉइंट चार्जेस के लिए ही पता है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर। और दूसरी बात है, चूंकि आपको गॉसेस लॉ यूज़ करना है, गॉसेस लॉ में जो हम कंसेप्ट रखते हैं वो रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि आपके पास एक सोर्स होती है और दूसरा आपके पास टेस्ट चार्ज होता है। तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ पर आपका एट एनी पॉइंट को एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके कारण किसी पॉइंट पर आपका यहाँ पर देखिए, जो टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर यूज करूँगा इस डेरिवेशन के लिए वही टर्मिनोलॉजी मैं सभी आर्टिकल्स में यूज करूँगा। इसलिए एक स्टेप को ध्यान से सुनिए। पहले आपने चार्ज लिया, चार्ज के बारे में वो आपको आर्टिकल में बताएगा। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है।
देखिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे तो फोर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन मेंशन कीजिए, उसके लिए आपको यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होगा। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको बताया गया है, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो टेस्ट चार्ज को अपने माइंड में कंसीडर करिएगा, शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फोर्स निकालना है, इसलिए टेस्ट चार्ज को भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा और इसे रिपेल करेगा, तो ये जो डायरेक्शन होगी आपकी, ये डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड, वही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नीट्यूड थोड़ा लेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, क्लियर है ना। चलिए, अब यहाँ तक तो प्रॉब्लम हो गई, कूलॉम्स लॉ की जो सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशन है आपकी, वो आपकी फुलफिल हो गई। अब दूसरा आपका स्टेप स्टार्ट होता है गॉसी लॉ। अब गॉसी लॉ जो आपका अप्लाई होता है वो होता है एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है ना। और जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया था गॉसिस थ्योरम में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो ऑन द सरफेस, कहाँ पर होता था, ऑन द सरफेस। तो यानी कि यदि आपको क्लोज सरफेस चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट है ये कहाँ पर होना चाहिए, ये उस सरफेस पर होना चाहिए जो सरफेस चार्ज को क्या करती है, क्लोज्ड करती है। और जिस सरफेस को आप गॉसिस थ्योरम के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर आप इसे गॉसिस थ्योरम ले लो। तो अब आप देखिए, जो आप सरफेस चूज करेंगे वो तो कैसी भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी, बट हमने आपको बताया था कि वहाँ पे हमें जनरल कंडीशन थी, इसलिए हमने आर्बिट्री सरफेस चूज की। बट यहाँ पर प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है, तो सरफेस हम चूज करेंगे, और सरफेस वो चूज करेंगे जो इजी करे प्रॉब्लम। तो चूंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, E डॉट dA। इसे बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए और ये भी कांस्टेंट फिक्स होना चाहिए। तो E की फॉर्म आपको पता है कि ये 1/r² डिपेंडेंसी को शो करता है। तो आप ऐसी सरफेस चूज कीजिए जिससे कि सभी पॉइंट्स इस चार्ज के सिमेट्रिकल, मतलब सेम डिस्टेंस हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर इस पर है, तो ऐसी सरफेस क्या हो सकती है जिससे कि ये सभी पॉइंट जो सरफेस पर हो सेम डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस बनाई जा सकती है जिसका हर पॉइंट इसके क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो चलिए, दूसरा पॉइंट आपका डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लेते हैं, ये आपकी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गई। अब बात करते हैं कि थीटा। थीटा क्या है कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ इस पॉइंट P के अराउंड हम एक स्मॉल एरियल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, dA। क्या कर लिया, dA, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और आपको पता है कि स्फीयर के केस में जो रेडियस होती है वो उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो सब सिंपल सी बात है कि जो आपका एरिया वेक्टर होगा इस पॉइंट पर, वो भी आपका यहाँ पर ले लीजिए, चाहे इसी के लॉन्ग ले लीजिए, तो वो भी आपका आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो गया आपका, 0 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पर आप जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई, एंगल की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये जो सरफेस आपने यहाँ पर चूज की, इसे बोलते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। चलिए,
अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं तो एक एक पॉइंट करता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, एक पॉइंट हर बार रह जाता है मेरा बताए बिना, तो बताऊंगा, आज भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो कोशिश करूँगा कि बाद में बताऊँ या यहीं पर बताने की कोशिश भी कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट बी, एक छोटा सा पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, आपका आर्टिकल थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा, एग्जाम से पूछ भी लिया जाता है, और अच्छा होगा कि लैंग्वेज न्यूज़ वर्ड को यूज़ भी करें, नॉलेज आपकी स्ट्रांग होगी उस चीज़ से। आप एक बात बताइए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई सरफेस है और फ्लक्स आपका हमने बताया कि कुछ इस टाइप का होता है, फ्लो टाइप, ए से फील्ड लाइन्स आपकी आई, तो इस सरफेस पर आएगी नहीं, इधर से क्या होगी इनकी एंट्री, और उधर से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप ये बताइए कि जो फ्लक्स है उसके साथ दो नाम जुड़े होंगे, कि वो एंटर कर रहा है या बाहर निकल रहा है, दैट इज कि वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो आपका बाहर निकलने वाला निकाल रहे हैं या अंदर आने वाला, तो यहाँ पर जब आप खड़े हुए होंगे, बाहर खड़े हुए होंगे, तो आप देखेंगे इससे बाहर निकलेगा, इस सरफेस से यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने एरिया वेक्टर इधर लिया, आउटवर्ड डायरेक्शन, इधर खड़े ना, तो इधर से आपका एरिया वेक्टर इधर, यदि अंदर होते तो एरिया वेक्टर आपका अंदर की होता। अब पता कैसे चलेगा, ये तो आपने थ्योरेटिकली बता दिया, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए आप मान लीजिए इस सरफेस पर इधर से देख रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, इसे हेड मानिए एरिया का वेक्टर का, एरिया वेक्टर इधर हो गया। अब आप देखिए इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई और इधर से बाहर निकल रही है, तो उसका हेड इधर होगा ना, तो देखिए कितने चांसेस है, इस तरह निकल सकता है, फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, यहाँ तक एंगल आपका चेंज हो सकता है। तो एंगल में जो चेंजिंग आई थीटा की वो 0 से 90 डिग्री तक आई, तो यदि एंगल 0 से 90 डिग्री है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्लो है। बट यदि आप ऐसे लें, इनवर्ड है, मतलब अंदर एंट्री कर रहा है, तो देखिए एरिया वेक्टर इधर और ये वाला इधर, तो एंगल इस प्रकार से 180 डिग्री बन गया, और ये पोजीशन क्या हो सकती है, 180 डिग्री से आप डिग्रीज कीजिए, ए से भी इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, और ये 90 डिग्री तक। दैट मीन्स यदि एंगल 0 to 90 डिग्री है तो आउटवर्ड फ्लो, और 90 डिग्री से 180 डिग्री है तो इनवर्ड फ्लो होगा। अब जरा अप्लाई करते हैं क्या होगा इस कंडीशन में। फॉर आउटवर्ड फ्लो theta varies from 0 to 90 degree, implies that cos theta will be positive in first quadrant, so electric flux which is EA cos theta will be also positive. That means if the electric flux is a positive quantity, then the flow of electric field lines will be outward. For inward flow, theta varies from 90 degree to 180 degree, implies that cos theta will be negative, so phi e will also be negative. तो यहाँ से नोट कर लीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है
तो इनवर्ड फ्लो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लो आपका होगा। यहाँ पर देखिए एंगल 0 है तो कंडीशन आपकी फर्स्ट वाली की आउटवर्ड फ्लो में चलेगी। आप इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री डाउटफुल है, ठीक है ना, कोई फ्लो नहीं होगा उस पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ भी। चलिए तो यहाँ थ्रो एरिया एलिमेंट दिए इन आउटवर्ड, ये से आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन। चलिए डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट, मैं ऑलवेज जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको यदि ऐसा लगता है कि आप इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं तो करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूट्यूब पर आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिए जरा, यहाँ पर इसकी डॉट प्रोडक्ट आपको ओपन नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको एंगल लेना है इस पॉइंट पर, लेकिन हमें ओवरऑल सरफेस के लिए कंसीडर करना है। तो टोटल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू spherical Gaussian surface in outward direction. Okay, phi E equals to close integral surface as E d phi E, putting the value of d phi E। देखिए नंबर बनाने के तरीके होते हैं स्टेप बाय स्टेप करने से, अब अदरवाइज आप शॉर्टकट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे आप, है ना। चलिए डॉट प्रोडक्ट ओपन कीजिए ओवरऑल सरफेस एस के लिए cos। अब आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट्स पर मूव करिए, अब ऑलवेज थीटा विल बी 0। और ये किसी पॉइंट पर यहाँ पर नहीं, सभी पॉइंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सरफेस एस पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑल पॉइंट्स आर सिमेट्रिकल टू पॉइंट O और आर सेम है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ V will be constant। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है गॉसियन थ्योरम का। यदि आप E को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कहाँ पर कांस्टेंट है। चलिए सो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, और फिर चलिए ये आपका हो गया, ये बन गया आपका ड्यू टू सिमेट्री। अब आप देखिए E ये एरिया हो गया, टोटल एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया कौन सा लेना है जिस पर आपने ये एलिमेंट लिया था, वो एलिमेंट इस सरफेस पर है। सपोज कर लीजिए कि ये रेडियस r, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। ये तो काम हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड। अब ये डायरेक्ट ये टाइप आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करनी होगी गॉसियन थ्योरम। सिंस, या ऐसे कर लीजिए, ऊपर आ जाइए, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed by the Gaussian सरफेस। गॉसियन वर्ड आपकी ऑटोमेटिक सरफेस आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ये कितना है आपका, नेट इक्वल्स टू प्लस, सो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम phi equals to
Q by epsilon naught. Put in first. फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई implies that E equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Direction वापस हो. So the force acting on test charge. Test charge Q naught at point P, वो कितना होगा आपने पढ़ा है, F is equal to Q naught, since E equals to F by Q naught. Q naught multiply by 1/4 pi epsilon naught Q by R square. This is 1/4 pi epsilon naught Q into Q naught by R square, which is Coulomb's law. ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इससे जो ये हमने टॉपिक अनदर ये बताया, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा यदि कोई